वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक भयानक भेड़िए की रहस्यमयी दास्तान। तो आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला एपिसोड। कमरे की खामोश फिजा में मेज़ पर रखी लालटेन की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। मेज़ के पास पड़ी 2 कुर्सियों में से एक कुर्सी पर एक बूढ़ा बैठा था। कमरे की इकलौती खिड़की के पास एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था जो खामोशी से खिड़की के रास्ते से रोशन चांद की तरफ देख रहा था। चांदनी हर तरफ फैली थी और आसमान बड़ा खूबसूरत लग रहा था। शंकर, बूढ़े ने नौजवान को आवाज़ दी। जी? वो पीछे मुड़कर देखते हुए बोला। क्या देख रहे हो बाहर? बूढ़े ने पूछा। मैं चांद को देख रहा हूँ जो छोटा होने के बावजूद पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है। बूढ़े के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बेटा, ये तो कुदरत का नियम है। हाँ, शंकर ने सिर्फ हाँ कहा। आओ मेरे पास बैठो, बूढ़े ने कहा तो शंकर उसके पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। शांति क्यों नहीं आई? बूढ़े ने पूछा। गंगा की शादी में गई है। मैं घर में अकेला था इसलिए आपके पास चला आया, शंकर ने बताया। तुम नहीं गए शादी पर? बूढ़े ने पूछा। बाबा कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं गया, शंकर ने बताया। शांति वापस कब आ रही है? बूढ़े ने पूछा। बाबा कल तक ही आएगी, रात को आना तो ख़तरनाक है और वो भी इस वक्त, शंकर ने कहा। हाँ ये तो है, 3-4 दिन से उस आदमखोर भेड़िए ने इतनी दहशत फैला रखी है कि अब तो लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है, बूढ़ा परेशान लहजे में बोला। हाँ बाबा, पता नहीं ये आदमखोर भेड़िया कहाँ से आ गया है, शंकर ने भी अफसोस से कहा। अरे हाँ, याद आया, आपको मुझे कोई बात बतानी थी। बात? बूढ़ा चौंकते हुए बोला। हाँ याद आ गया, तो बताइए, शंकर बेकरार होते हुए बोला। तो सुनो बेटा, आज मैं तुम्हें बहुत अहम राज बताने जा रहा हूँ, बूढ़ा मेज़ की तरफ झुकते हुए बोला। तो शंकर भी थोड़ा सा और करीब हो गया। लेकिन बेटा वादा करो, अभी वो राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगा, बूढ़ा शंकर की आंखों में झांकते हुए बोला। ठीक है बाबा, मैं वादा करता हूँ, ये राज सिर्फ आपके और मेरे बीच ही रहेगा, शंकर ने सोचने के बाद कहा। तो फिर सुनो, बूढ़े के होठ तेजी से हिलने लगे। शंकर बूढ़े की बात गौर से सुनता रहा। थोड़ी देर बाद बूढ़े के होठ हिलना बंद हो गए और कमरे में गहरी खामोशी छा गई। शंकर हैरत से बूढ़े का मुंह तकने लगा, जबकि बूढ़ा भी शंकर की ही तरफ देख रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी, शंकर शिकायत भरे लहजे में बोला। तुम्हारी शिकायत सही है बेटा, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि मैं तुम्हें सब कुछ बता देता, बूढ़े ने कहा। लेकिन, शंकर ने अभी इतना ही कहा था कि बूढ़े ने उसे टोक दिया। लेकिन कुछ नहीं, अब बाकी का काम तुम्हें करना है, यानी तुम। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? जी, मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे ये राज खोल दूंगा, शंकर ने समझते हुए कहा। तो बूढ़े ने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी है, शंकर उठते हुए बोला। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही वो उठ खड़े हुए। शंकर ने बूढ़े से हाथ मिलाया। चलो बेटा, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ, बूढ़ा उसकी तरफ देखते हुए बोला। अरे नहीं बाबा, आप बैठिए, मैं चला जाऊँगा, शंकर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और बूढ़ा मुस्कुराता हुआ दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। शंकर बोझल कदमों के साथ बाहर आ गया। आज अजीबोगरीब राज से पर्दा उठाया था बाबा ने। शंकर का घोड़ा बाहर एक पेड़ के साथ बंधा हुआ था। थोड़ी देर बाद शंकर घोड़े पर बैठा अपने घर की तरफ जा रहा था। उसका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था और शंकर के दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। उसे शांति के बाप ने एक अजीब राज बताया था। अचानक शंकर ने घोड़े की लगामें जोर से खींची तो झटके खाता हुआ घोड़ा खड़ा हो गया।
सामने का मंजर हैरान कर देने वाला था। सामने वही आदमखोर भेड़िया खड़ा शंकर को घूर रहा था। शंकर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घोड़े से छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसके घोड़े ने एक तरफ दौड़ लगा दी और शंकर परेशानी से घोड़े की तरफ देखने लगा। उसने फिर भेड़िए की तरफ देखा जो लगातार उसे घूरे जा रहा था। शंकर ने तेजी से म्यान से तलवार निकाली तो उसी वक्त भेड़िए ने छलांग लगाई और झाड़ियों में गायब हो गया। शंकर को बड़ी हैरत हुई, आखिर भेड़िए ने उस पर हमला क्यों नहीं किया। भेड़िया जा चुका था, लेकिन अब मसला घोड़े का था जो भाग चुका था। आखिरकार शंकर पैदल ही चल पड़ा। शंकर और शांति की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। शंकर ने शांति को शादी का तोहफा एक खूबसूरत घर दिया था जो लगभग गांव के सारे मकानों से खूबसूरत था। उस घर में शंकर और शांति का दूसरा दिन था। शांति की सहेली की शादी थी, इसलिए वो दूसरे गांव गई थी। वो घर के करीब पहुंचा तो हैरान रह गया। अचानक उसके मुंह से निकला, तुम? और इस वक्त? रात के अंधेरे में एक बग्घी बड़ी तेजी से धूल उड़ाती हुई जा रही थी। बग्घी की पिछली सीट पर एक नौजवान लड़की बैठी हुई थी जो बहुत बेचैन थी। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। बग्घी के कोचवान ने अपना सारा ध्यान बग्घी चलाने पर लगा रखा था। शांति। अचानक लड़की के कानों में एक आवाज गूंजी। लड़की तेजी से घूमी, लेकिन वहां सिवाय कोचवान के और उसके अलावा कोई नहीं था। भाई साहब, जरा तेज चलाइए। लड़की जो कि शांति थी, उसने कोचवान से कहा। और फिर कोचवान ने घोड़ों की लगामें और ढीली कर दी और घोड़ों को चाबुक मारा, जिससे घोड़ों ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। बग्घी आसमान से बातें करने लगी। शांति। आवाज एक बार फिर शांति के कानों में गूंजी। शांति फिर तेजी से घूमी, लेकिन उसे इस दफा भी कोई नजर नहीं आया। ओह, ये तो वही आवाज है। शांति के चेहरे पर डर दिखाई दिया। अचानक तेज रफ्तार बग्घी की रफ्तार कम होना शुरू हो गई। क्या हुआ भाई साहब, रफ्तार कम क्यों कर दी? शांति ने पूछा। रफ्तार? कोचवान ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। शांति के रोंगटे खड़े हो गए। पसीने से उसका बदन शराबोर हो गया। इतना भयानक चेहरा शांति जिंदगी में पहली बार देख रही थी। फिर कोचवान खड़ा हुआ तो शांति ने डर की वजह से एक जोरदार चीख मारी। कोचवान के पूरे चेहरे और जिस्म पर बेतहाशा लंबे बाल थे। शारीरिक रूप से वो भेड़िया नजर आ रहा था। वो बार बार जबान बाहर निकाल रहा था। इससे पहले कि वो डरी सहमी शांति पर हमला करता, बग्घी के साथ बंधे हुए घोड़े एक झटके के साथ भाग खड़े हुए। वो भेड़िया जैसा इंसान और शांति बग्घी से नीचे गिरे। बग्घी थोड़ी देर में नजरों से ओझल हो गई। शांति कराहती हुई उठ खड़ी हुई तो उसे वो भेड़िया जैसा इंसान कहीं भी नजर नहीं आया। वो आसपास देखने लगी, लेकिन वो शख्स कहीं भी मौजूद नहीं था। शांति का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। डरते डरते रास्ते का अंदाजा करके वो पैदल ही चल पड़ी। रात का वक्त था, इसलिए किसी सवारी का मिलना असंभव सी बात थी। बग्घी भी उसे बड़ी मुश्किल से मिली थी। अचानक शांति को एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने एकदम पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दूर दूर तक किसी जानदार का निशान नहीं था। वो सीधी हुई और बोझल बोझल कदमों के साथ दोबारा चल पड़ी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर वही एहसास हुआ। इस बार वो पहले से भी ज्यादा तेजी से पलटी कि अचानक कोई चीज उसके ऊपर गिरी और उसे लेती हुई जमीन पर जा गिरी। शांति ने देखा, उसके ऊपर वही भेड़िया था। भेड़िए की गड़गड़ाहट से उस पर जैसे सकता तारी हो गया। वो जैसे अधमरी सी हो गई और उसके दिमाग में झमाका हुआ, मेरी मौत पक्की है। और इस गंभीर सन्नाटे में उसकी चीख गूंजी और फिर उसी वक्त घोड़े की तेज टापों की आवाज सुनाई दी तो भेड़िए ने पलटकर उस तरफ देखा। चांद की रोशनी में शांति ने देखा एक खूबसूरत नौजवान घोड़े पर बैठा उस तरफ आ रहा था। भेड़िया शांति के ऊपर से उतरा और उस नौजवान की तरफ देखने लगा जो इस तरफ आ रहा था। करीब आने पर वो नौजवान घोड़े से नीचे उतरा। आदमखोर भेड़िया,
आज मैं तेरा नामो निशान दुनिया से मिटा दूंगा। बहुत लोगों का खून पी लिया तूने, आज मैं तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। नौजवान म्यान से तलवार निकालते हुए खूनी लहजे में बोला और भेड़िए की तरफ बढ़ा तो भेड़िए ने छलांग लगाई और नौजवान के ऊपर से गुजर गया। नौजवान ने जोरदार चीख मारी और जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही वो फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसके गाल पर भेड़िए के पंजों के गहरे निशान मौजूद थे, जिनमें से अब खून बहने लगा था। अब भेड़िया कहीं छिप गया था। नौजवान की आंखें तेजी से आसपास का जायजा ले रही थीं, लेकिन भेड़िए के आसार कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। नौजवान ने शांति की तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ा। लड़की, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? नौजवान ने पूछा। मैं अपनी सहेली की शादी पर गई थी। अब मैं घर वापस जा रही थी कि उस भेड़िए ने मुझ पर हमला कर दिया। शांति ने बात बताई। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं, नौजवान ने कहा। कौन हो तुम? शांति ने पूछा। मैं? वो मुस्कुराया। मेरा नाम गौतम है। ये भेड़िया? शांति ने उलझे हुए लहजे में पूछा। ये आदमखोर भेड़िया है। काफी दिनों से लोगों का शिकार कर रहा है। मैं इसे खत्म करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे कई दिनों से ढूंढ रहा हूं, नौजवान ने बताया। लेकिन तुम इसे क्यों खत्म करना चाहते हो? शांति ने पूछा। इसलिए कि उसने मेरे बाप का खून किया है, गौतम ने दांत पीसते हुए कहा। ओह, वो कैसे? शांति ने फिर सवाल किया। ऐसी ही एक मनहूस रात थी। मेरा बाप काम से फ्री होकर घर लौट रहा था। रास्ते में उस भेड़िए ने उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर दिया। गौतम की आंखों में नमी भर आई थी। सुनकर दुख हुआ। शांति का लहजा भी दुखी था। इसीलिए मैं इस भेड़िए को हर जगह ढूंढ रहा था। आज तुम्हारी चीख सुनकर मैं यहाँ आया तो ये मुझे मिल गया, लेकिन अफसोस ये फरार हो गया, गौतम दुखी लहजे में बोला। चलो, वैसे भी मेरा घर पास ही है, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी भी कर दूंगी, शांति ने कहा तो गौतम मुस्कुराया और बोला। शुक्रिया, ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। अब फिलहाल तुम अपने घर चलो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शांति मुस्कुराई और अपना कदम आगे बढ़ा दिया। वैसे तुम्हारी सहेली तुम्हें एक रात के लिए पनाह नहीं दे सकती थी क्या? गौतम ने शांति की तरफ देखते हुए कहा तो शांति मुस्कुरा दी। दरअसल मुझे ही जल्दी थी, वो तो मुझे आने ही नहीं दे रही थी, शांति ने बताया। तुम वापस क्यों आना चाहती थी? गौतम ने पूछा। मेरे पति घर में अकेले हैं, दरअसल मुझे उनकी फिक्र हो रही थी, शांति ने बताया। ओह, इतना प्यार, गौतम ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा तो शांति ठहाका लगाकर हंस पड़ी। वो दोनों अब ऐसे बातें कर रहे थे जैसे दो दोस्त काफी दिनों बाद मिले हों। जल्द ही वो एक खूबसूरत से घर के सामने रुक गए। यही है मेरा घर, शांति ने कहा। काफी खूबसूरत घर है तुम्हारा, गौतम तारीफ करते हुए बोला। मेरे पति ने मुझे ये शादी का तोहफा दिया है, शांति ने बताया। काफी खूबसूरत और महंगा तोहफा दिया है तुम्हारे पति ने शादी का, गौतम ने कहा। लगता है कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करता है वो तुमसे। वाकई ऐसा पति शायद ही किसी बीवी को मिला हो, शांति खुश होते हुए बोली। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने चेहरे पर दवा भी लगानी है, गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ, मदद करने का शुक्रिया, शांति ने कहा तो गौतम मुस्कुराया और अपने घोड़े पर बैठा। वो दोनों पैदल ही यहाँ तक आए थे। जब गौतम उसकी नजरों से उछल हो गया तो वो घूमी। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। शांति ने दुपट्टे के साथ बंधी चाबी निकाली। शंकर और शांति के पास घर के ताले की 2 चाबियां थीं। शांति ने ताला खोला। उसी वक्त एक आवाज ने शांति को चौंका दिया। वो तेजी से पीछे घूमी। इसके आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।